हाँ, करता हूँ मैं प्यार आकांक्षा से, और शादी भी करूँगा। नहीं रह सकता मैं उसके बिना। क्या कर लोगी तुम? पंकज गुस्से में जोर जोर से अपनी पत्नी रचना के ऊपर चिल्ला रहा था। देखो रचना, तुम मुझे चुपचाप तलाक दे दो। मैं आकांक्षा से शादी करूँगा। एक वही है जो मुझे समझती है, मुझे सपोर्ट करती है। बाकी तुम भी मेरी परिवार की तरह हो, ना मुझे समझती हो ना मुझे सपोर्ट करती हो। तुम्हारी नज़रों में मैं गलत हूँ, निकम्मा हूँ, नकारा हूँ, तो तुम आज़ाद हो। जाओ, अपनी नई दुनिया बसा सकती हो। पंकज के मुंह से इतनी नफरत भरी बातें सुन रचना रोते हुए बोली, पंकज, ये कैसी बातें कर रहे हो? पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हें यह सब बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? पत्नी के होते हुए तुम बाहर गुलछर्रे उड़ाओगे? एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता? मेरे सुख दुख से मतलब नहीं रह गया तुम्हें? इतनी वो तुम्हारे लिए प्यारी हो गई? हाँ है, वो मेरे लिए प्यारी है, मेरी जान से भी बढ़ के है। अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए अपनी जान देने में भी संकोच नहीं करूंगा। बस करो पंकज, बस करो। कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति के मुंह से किसी पराई औरत के लिए ऐसी बातें सुनना पसंद करेगी? सुनना पड़ेगा तुम्हें रचना, सुनना तो पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूं, मुझे तलाक दे दो। मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ। चुपचाप से पेपर पर साइन कर दो। कहते हुए पंकज पेपर रचना के मुंह पर फेंक देता है। तभी पीछे से सविता जी पंकज को पकड़ एक जोरदार का थप्पड़ उसके गाल पर लगाती हैं। नालायक, तुझे शर्म नहीं आ रही? हमारे खानदान में आज तक किसी ने तलाक नहीं लिया है, तू उसे तलाक लेगा? कहाँ जाएगी वो? मायका भी नहीं है उसका। 7 जन्म तो दूर की बात, 1 जन्म तो उसका साथ निभा दे। तुझे देखकर मुझे अपने आप पर शर्म आती है। कैसी परवरिश है मेरी! मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी परवरिश इतनी गंदी, इतनी घटिया निकल सकती है। तेरी जैसी औलाद होने से तो अच्छा था मैं बांझ रहती, बेऔलाद रहती। देखो माँ, मुझे पता है आप लोग तो मुझे समझ नहीं सकते हो, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे मामलों से दूर रहो। और खबरदार से आइंदा से मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो भूल जाऊंगा कि आप लोग मेरे माँ बाप हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तभी पीछे से कन्हैया जी भी आते हुए कहते हैं, ये सब हमारी छूट का ही नतीजा है बेटा, जो आज हमारे सामने ऐसी बातें कर रहे हो, हमें खून के आंसू रुला रहे हो। बचपन से तुझे हमने बहुत ही लाड प्यार से पाल के बड़ा किया था, इस उम्मीद से कि तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बनोगे। लेकिन नहीं, हमें ये नहीं पता था कि हमारी छूट, हमारे लाड प्यार का ये नतीजा निकलेगा। अरे हमें तो छोड़ दे, हमें तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। कम से कम उस बेचारी पर तो दया कर। तेरी पत्नी है वो, तेरे सहारे यहाँ आई है। मायके में भी उसके माँ बाप नहीं हैं, किसके साथ रहेगी वो? कहाँ जाएगी तलाक के बाद? पापा प्लीज़, अब आप शुरू मत हो जाओ। मैंने बोल दिया ना, मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए। मुझे आकांक्षा से शादी करनी है, नहीं रह सकता मैं उसके बिना। हर चीज़ में टोका टोकी करती है ये, और आप लोग बेटे का साथ ना देकर इसका साथ देते हो। जाने कैसे माँ बाप हो आप लोग। रचना, मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, चुपचाप से तलाक के पेपर पर साइन कर दो। अगर तुमने साइन नहीं किया तो तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ रहने से तो अच्छा मैं मर जाना पसंद करूँगा। अगर मेरी आकांक्षा से शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पिछले 2 बार मैंने मरने की कोशिश भी की है। अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप से तलाक के पेपर पर साइन कर दो। ऐसी बात मत करो पंकज, ऐसी बात मत करो। क्यों हमारे बुढ़ापे को कलंकित करने पर तुला है? बात बात पर मरने की धमकी क्यों देता है? माँ, मेरा दिल दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। या तो आकांक्षा से शादी या तो मरना, 2 ही रास्ता है मेरे पास। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोग को क्या करना है। मुझे शाम तक इस पेपर पर साइन चाहिए। कहते हुए गुस्से में रचना को घूरते हुए चला गया। रचना बेचारी रो पड़ी अपनी किस्मत पर। 1 साल भी नहीं हुए शादी को। कुछ महीने तो पंकज बहुत ही अच्छे से था, उसके बाद ना जाने किसकी नज़र लग गई इन दोनों की जोड़ी को। जाने किस लड़की के चक्कर में पड़ गया पंकज, और वो भी इतनी बुरी तरह से कि उसे घर परिवार समाज पत्नी किसी की भी चिंता नहीं रही। सबके सामने आकांक्षा से बातें करता, यहाँ तक कि उससे शादी करने के लिए भी पूरे परिवार में महाभारत करके रखा हुआ था। आए दिन आकांक्षा को लेकर घर में लड़ाइयाँ करता, कलेश करता। 2 बार तो उसने जहर खाने की कोशिश भी कर ली,
जब उसे लगता कि उसकी बात अब कोई नहीं मानेगा तो उसका अंतिम हथियार यही होता था। हर बार वो खुद को मारने की कोशिश करता, जहर खाता, कुछ भी करता, और हर बार उसकी मनमानी पूरी हो जाती थी। भला कोई कैसे अपने जवान बेटे, अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सकता है। हर बार लाचार हो जाते थे रचना, कन्हैया जी और सविता जी। इसी का फायदा पंकज बार बार उठाता था। आज भी जब पंकज ने देखा कि रचना तलाक के पेपर पर साइन नहीं करने वाली है तो उसे साफ साफ मरने की धमकी दे डाली। रचना बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। भगवान ने जाने कौन से कलम से उसकी किस्मत लिखी थी जिसमें सुख नाम की चीज ही नहीं था। बचपन में माँ बाप चले गए, शादी हुई पति का प्यार भी बस कुछ दिनों का था। सविता जी, कन्हैया जी ने रचना को समझाया, मत रो बेटा, मत रो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान मत हो, तुम अपने आप को अकेली मत महसूस करना, जिससे जितना हो पड़ेगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। हाँ, एक गलती तो हमने की है, हमने ऐसा नालायक बेटा पैदा किया है जो हमें समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ना चाहता। नहीं माँ जी, इसमें आप लोगों की क्या गलती है? आप लोगों ने तो वही किया जो एक माँ बाप करते हैं। या तो मैं पंकज को समझ नहीं पाई या मैं उसके मन मुताबिक प्यार नहीं दे पाई, तभी तो वो किसी और के चक्कर में पड़कर इतना पागल हो गया है। सविता जी और रचना दोनों ही एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। हालत ऐसी थी कि सास बहू होते हुए भी माँ बेटी से ज़्यादा गहरा रिश्ता हो गया था। सविता जी को लगता कि हमारे बेटे की वजह से रचना की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए वो रचना का बहुत ख्याल रखती थी, छोटी से छोटी ज़रूरत भी पूरी करती थी। और रचना जब उसे सास ससुर से माँ बाप जैसा प्यार, सपोर्ट मिला तो अपने दिल की बात उन्हें बताती थी। सास ससुर का सहारा ही था जो अभी तक रचना को इस घर में टिका के रखा था। नहीं तो पंकज का बस चलता तो कब का रचना को घर से बाहर ढकेल फेंकता। शाम को पंकज घर वापस आया और आते ही रचना से पेपर मांगने लगा। रचना ने कुछ नहीं बोला। वो पंकज की हर बात को अनसुना करते हुए किचन में अपने काम में लगी रही। पंकज ने एक दो बार रचना से कहा भी, रचना लाओ पेपर दो मुझे, साइन कर दिया ना तुमने? लेकिन रचना ने कुछ भी नहीं बोला। पंकज खड़ा रहा। अब उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। रचना की चुप्पी उसके गुस्से में आग में घी का काम कर रही थी। रचना, तुम्हें सुनाई नहीं देता? बहरी हो गई हो? कब से चिल्ला रहा हूं? फिर भी रचना ने पंकज की ओर नहीं देखा, अपने ही काम में लगी रही। इतने में पंकज को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसने एक जोरदार का थप्पड़ खींच के रचना को मारा। बेचारी सीधे नीचे गिर गई। उसके बावजूद भी वो राक्षस रचना को उठाते हुए तड़ातड़ 2-3 थप्पड़ रचना के गालों पर लगाए जा रहा था। बेचारी रचना मर्द का हाथ कैसे बर्दाश्त कर पाती, बेहोश होकर गिर पड़ी। आवाज़ सुन कन्हैया जी और सविता जी भागते हुए किचन में आए और पूरा जोर लगाकर उन दोनों ने पंकज को दूर ढकेला। कन्हैया जी ने पास में ही पड़े डंडे को उठाया और पंकज के ऊपर दे मारा। निकल जा बदतमीज हमारे घर से, और खबरदार जो आइंदा से घर के अंदर कदम भी रखा तो आज के बाद तू हमारे लिए मर गया है। हम समझेंगे हम बे औलाद ही थे। आज के बाद तू अपनी शकल भी मत दिखाना। सविता जी भागते हुए रचना को उठाती हैं। वो बेहोश पड़ी थी। कन्हैया जी की बातें सुन और डंडे की मार पड़ते ही पंकज आपे से बाहर हो गया। वो इतना खूंखार हो गया कि अगर उसका बस चले तो वो कन्हैया जी को वहीं खड़े खड़े जमीन में गाड़ देता। इतनी आवाजें सुनकर पड़ोसी भी घर के अंदर भाग कर आ गए थे। पंकज जैसे ही कन्हैया जी के ऊपर लपका तो बगल के 2-3 लोगों ने पंकज को कस के पकड़ा और उसे घर के बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। जब चारों ओर से लोग पंकज को बातें सुनाने लगे, उसे भला बुरा कहने लगे, तुझे शर्म नहीं आती पंकज? बाप के ऊपर हाथ उठाने चला था तुम, इतना नीचे गिर गया है, तुझे शर्म नहीं आ रही? जब चारों ओर से पंकज की थू थू होने लगी तो वो वहां से तुरंत भाग खड़ा हुआ। इधर रचना की हालत खराब हो रही थी। एक तो ना खाने पीने की वजह से उसे कमजोरी आ गई थी और खाना पीना भी शरीर में कहाँ लगेगा। कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। जिसकी जिंदगी ही नरक बन गई हो वो कितना भी फल फूल मेवे दूध खा ले, शरीर में कुछ भी लगने वाला नहीं होता है। रचना दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। ऊपर से पंकज की मार खाने से वो और भी टूट गई थी। 2 दिन तक पंकज घर नहीं आया। कन्हैया जी अपनी किस्मत पर रोने लगे थे। एक ही बेटा था और उसने घर में इतना तांडव मचा रखा था कि घर से बाहर कन्हैया जी का कहीं भी रहना मुश्किल हो गया था। बाहर निकलते तो लोग पंकज की ही बातें करते। घर में तनाव का माहौल, ऊपर से रचना को देखकर उनका कलेजा छलनी हो जाता
रचना को पंकज आए दिन जानवरों की तरह मारता था। फिलहाल 2 दिन से पंकज का कोई अता पता नहीं था। बेचारी रचना 2 दिन से बेड पकड़ ली थी। उसे काफ़ी चोटें आई थी। 2-3 दिन बाद अचानक ही पंकज आ गया। उस समय घर में ना कन्हैया जी थे, ना ही सविता जी। बेचारी अकेली रचना थी। पंकज को देखते ही डर गई। उसने तुरंत ही फ़ोन उठाकर सविता जी को फ़ोन लगाना चाहा, लेकिन पंकज ने लपकते हुए फ़ोन रचना से छीनकर फेंक दिया और उसका गला पकड़ते हुए बोला, बहुत होशियारी दिखा रही है तुम, बहुत होशियारी दिखा रही है मेरे सामने। चल तलाक के कागज़ पर साइन कर, फिर पूरी ज़िंदगी होशियारी दिखाते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रचना की आंखों में आंसू थे। पंकज ने बुरी तरह से उसका गला दबा रखा था। उसकी सांस फूल रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी। बहुत हिम्मत करके उसने पूरा जोर का झटका देकर पंकज को दूर ढकेला और चीखते हुए बोली, नहीं करूँगी साइन। तू क्या चाहता है, मैं तुझे अय्यासी करने के लिए छोड़ दूँ? मैं साइन नहीं करूँगी, ना जीऊँगी ना जीने दूँगी। तू मुझे तलाक देकर उससे शादी करेगा, फिर तेरा उससे मन भर जाएगा, किसी और के पास जाएगा। मैं तुझे तुम्हारी ज़िंदगी जीने नहीं दूंगी पंकज। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करोगे तुम? पुलिस के हवाले जाओगे, ये भी अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए तलाक के लिए मरे जा रहे हो। मैं तलाक नहीं दूंगी। ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ना तुम्हें दूसरी शादी करने दूंगी। तुम्हारी अय्यासी देखती हूँ कब तक चलेगी। क्या बोला तुमने? तलाक नहीं दोगी? मत दो तलाक, देख लूँगा मैं, पुलिस, कोर्ट, कचहरी। मैं शादी करूँगा, आज ही करूँगा। हाँ तो जाओ, कर लो शादी। तुम शादी करो, कल मैं तुम्हें पुलिस के हवाले ना करती हूँ तो कहना। पूरी ज़िंदगी सड़ते रहोगे जेल में। पंकज ये बात अच्छी तरह से जानता था कि एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी वो नहीं कर सकता। इसलिए तलाक के लिए बार बार रचना के ऊपर दबाव डालता रहा। आखिरकार उसने अपना अंतिम हथियार भी उठा ही लिया। हाथ में जहर की गोलियां लिए वो रचना को धमकाते हुए बोला, लास्ट बार बोल रहा हूँ रचना, साइन कर दो, नहीं तो ये गोलियां मैं खा लूँगा। मैं मर जाऊँगा। मुझे नहीं जीना है आकांक्षा के बिना। जाओ पंकज, जाओ। जब तक ऊपर वाले के हाथ में लिखा नहीं होगा तुम्हारा मरना, तब तक तुम मर नहीं सकते। अगर उसके हाथ में तुम्हारा आज ही मरना लिखा है तो तुम मर जाओगे। नहीं लिखा होगा तो नहीं मरोगे। तुम्हें बहुत शौक है ना मरने का, जाओ। वैसे भी मैं तुम्हारी सुहागन होते हुए भी विधवा की जिंदगी जी रही थी, तो तुम्हारे जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये धमकी मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं करेगा। ये धमकी जाकर किसी और को देना। कहते हुए रचना वहाँ से चली जाती है और ऊपर जाकर खुद को सविता जी के कमरे में बंद कर लेती है और फ़ोन करके सविता जी को सारी बातें बताती है। पंकज घर आया। ये सुनते ही सविता जी और कन्हैया जी भागते हुए आए। रचना ने दरवाज़ा खोला। उसके गले का निशान देख सविता जी गुस्सा हो गई। फिर मारा उस राक्षस ने तुम्हें? कहाँ है वो? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं अपने हाथों से उसका गला दबाऊंगी। कहाँ है, बताओ मुझे। रचना ने अपने कमरे की ओर इशारा किया। कन्हैया लाल भी, सविता दोनों ही गुस्से में दरवाज़ा खोल जैसे ही अंदर गए। अंदर पंकज सच में मरा हुआ था। उसने रचना को डराने के लिए जहर खा लिया था, लेकिन रचना उसके जहर खाने से पहले ही वहां से भागकर खुद को दूसरे कमरे में बंद कर ली थी। और आज पंकज की चाल पंकज पर उल्टी पड़ गई। पंकज ने सोचा था हर बार की तरह इस बार भी उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन शायद इस बार किस्मत में उसे मरना ही लिखा था। बेटे को जमीन पर पड़ा देख सविता जी और कन्हैया वहीं जमीन पर कटे हुए पेट की तरह गिर जाते हैं। पीछे से रचना भी आई। पंकज को देखते ही वो चीख कर गिर पड़ी, रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। सविता जी और कन्हैया जी तो बुत बने खड़े रहे। रचना का चीखना चिल्लाना सुन सविता जी ने रचना की ओर नजर डाली। उस मासूम को देख दया आ रही थी। सविता जी तो माँ थी। बेटे की हालत देख अंदर से टूट गई थी, लेकिन हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि एक ना एक दिन पंकज का ये अंजाम होना ही था। खुद को संभालते हुए बड़ी हिम्मत करके सविता जी रचना के पास गई और उसे चुप कराते हुए बोली, नहीं बेटा, रो मत। ये तो एक न एक दिन होना ही था। जो हालात पैदा हो गए थे, शायद मैं ही किसी दिन अपने हाथों से पंकज को मार डालती, लेकिन भगवान ने इसके किए की सज़ा खुद ही इसे दे दी। क्यों रो रही है उसके लिए? कौन सा सुख दिया है उसने तुझे? उसके रहते जीते जी तो तू सुहागन होते हुए भी विधवा की जिंदगी जी रही थी।
तेरे लिए पति होकर भी वो ना के बराबर था, इसलिए रोना धोना क्यों? सास की बात सुन रचना सच में हैरान थी। कुछ सोचने लगी, कितना पत्थर दिन बना लिया है माँ जी ने अपने आप को। जब एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है तो वो तो जबरदस्ती की पत्नी थी। रचना ने भी अपने आप को हिम्मत दी, अपने आंसुओं को छुपाते हुए सबिता जी को संभालने लगी। दोनों ही सास बहू एक दूसरे को दिलासा दे रही थी। तकलीफ तो दोनों के ही अंदर थी। पंकज के जाने का गम जरूर था, लेकिन पंकज का डर उनके अंदर नहीं था। ऐसी घुटन भरी जिंदगी नहीं थी।